हेलो एंड वेलकम टू द डायसफुल स्टडी अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 29 अगस्त का द हिंदू का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो है सुपरटेक ट्विन टावर को डिमोलिश कर दिया गया है नोएडा के अंदर। फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड जो सीएम है उनको डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है और अभी वो इस पर मीटिंग्स वगैरह चल रही है झारखंड के अंदर। और आगे बात करेंगे हम लोग पोस्को एक्ट क्या होता है, अभी कौन सा भी किसी एक व्यक्ति के ऊपर केस लगा हुआ है तो हम लोग देखेंगे पोस्को एक्ट क्या होता है। फिर देखेंगे इंडिया पोस्ट जो है पिन नंबर्स यानी जो पिन कोड है उसको 50 साल पूरे हो गए हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो जो है पाकिस्तान में जो फ्लड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। आधार और वोटर आईडी का लिंकिंग के बारे में बात करेंगे। और जो है जॉनसन्स का जो टॉक बेस्ट पाउडर है वो कहीं कहीं पे बैन कर दिया गया, लेकिन इंडिया में भी क्यों चल रहा है उससे बात करेंगे। और फिर जो है फ्री वॉइस के ऊपर भी आज एक एक्सप्लेन सीरीज था द हिंदू में, तो उसके बारे में बात करेंगे। डायसफुल स्टडी अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। ये ट्विन टावर को डिमोलिश कर दिया गया 28 अगस्त को 2:30 बजे के आसपास, सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड्स के अंदर ही। तो इसका जो मलबा है वो काफ़ी बिखर गया है और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो काफ़ी एरिया में बिखरा हुआ है। और इसको शांत करने के लिए अभी जो है वाटर स्प्रिंकल्स वगैरह और जो है एंटी स्मोक गन्स अभी एक्टिव कर दिए गए हैं कल से लेकर आज तक, जिसमें ये जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं वो धीरे धीरे करके बैठ जाएगा और ये डस्ट पार्टिकल को धीरे धीरे करके रिमूव किया जाएगा। तो जो सुपरटेक टावर है उसको पहले रिमूव क्यों किया गया था? जो सुपरटेक टावर है इसमें 2 टावर्स थे, एक एपेक्स जो कि 32 फ्लोर्स का था, एक सेन जो कि 29 फ्लोर्स का था। और ये आमने सामने जो अपार्टमेंट्स वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह थे वो था। तो इसको अभी जो है वो डिमोलिश कर दिया गया है और इसमें डिमोलिशन में सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड्स लगा था इसको डिमोलिश होने में। तो सबसे पहले तो ये जो दोनों टावर्स थे उन दोनों टावर्स के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। वो जो अगर 7-8 फ्लोर तक बना रहे हैं तो वो जो है 9 मीटर तक का होना चाहिए, लेकिन अगर बढ़ता हाइट है तो उसके हिसाब से जो गैप है और भी बड़ा होते रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया था, इसके लिए दोनों टावर्स को डिमोलिश किया गया। और बात करें तो जो है इसका जो एरिया है और जो बिल्डिंग की हाइट है, यानी कि बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से उसका जो रिमेनिंग एरिया है वो होना चाहिए, वो भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था। अगर कभी अर्थक्वेक वगैरह आए तो पूरा एक प्रॉपर खाली स्पेस मिले इस बिल्डिंग को, या फिर गिरने में या फिर किसी और को हार्म ना पहुँचे, तो इसके लिए एक प्रॉपर एरिया वैकेंट एरिया चाहिए। तो वो भी यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया था और दोनों टावर्स को यहाँ पे डिमोलिश किया गया। ये उस टाइम का फ़ोटो है जबकि आमने सामने के लोग जो हैं वो डिमोलिश होते हुए देख रहे थे। आगे हम लोग बात करें तो सबसे पहले 14 टावर्स बनाने की बात की गई थी और 9 फ्लोर्स बनाने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है नोएडा अथॉरिटी और जो है टावर के मैन्युफैक्चरर के साथ दोनों मिल के 14 फ्लोर्स बनाने की बात की गई और जो एरिया है उसको और बड़ा किया गया, जिसमें उस एरिया में जो है पहले गार्डन बनना था। तो ये सब कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इन दोनों टावर्स को डिमोलिश किया गया है। सबसे पहले 2012 में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी ये पहुंच गई इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पे जाके बोला कि जो कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल है, ये जो कंस्ट्रक्शन है पूरा इलीगल तरीके से बना हुआ है, तो इसको डिमोलिश किया जाना चाहिए। तो 2014 में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि हाँ इस टावर को डिमोलिश कर दो 4 महीने के अंदर, लेकिन जो ऑनर था वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट जाके बोला कि ऐसा तो कुछ बात नहीं है कि ये टावर तो हमने पूरा नॉर्म्स के साथ बनाया है। तो फिर जो है पूरा लंबा केस चला और जाके 2021 में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, ये जो टावर है वो पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है और इसको डिमोलिश कर देना चाहिए 3 मंथ के अंदर।
तो 3 मंथ का डेडलाइन दिया गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होने की वजह से, टेक्निकल इश्यूज़ बोले तो इंजीनियर्स वगैरह, उसमें बारूद फिट करना वगैरह, उसको कैसे डिमोलिश करना, पूरा एक प्लान, प्रॉपर प्लान के साथ डिमोलिश करना था। तो इसके लिए थोड़ा और टाइम लग गया और फाइनली जाके अभी 28 अगस्त को इस दोनों टावर्स को डिमोलिश कर दिया गया है। आगे हम लोग बात करें तो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन। इनकी जो सीएम का पद है उन पे अभी भी खतरा बना हुआ है और जाके ये अभी एक दिन पहले ही खूंटी में जाके बोट राइड एंजॉय कर रहे थे और पिकनिक मना रहे थे, ऐसा इनका कहना था। लेकिन जो है इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशंस के चार्जेस लगे हुए हैं। आर्टिकल 164 कहता है कि जो सीएम होता है, सीएम को अपॉइंट करता है गवर्नर, और बाकी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन सीएम का एडवाइस पे। तो जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना, वो होता है सीएम, और जो बाकी होते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर ये शिप अगर चलेगा तो कैप्टन ऑफ द शिप चलाएगा, और अगर डूबेगा तो सारा शिप डूब जाएगा, यानी कि सिंक एंड स्विम टुगेदर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आता है। तो यानी कि अगर सीएम जाएगा तो पूरा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाएगा, और यहाँ पे फिर से सीएम को, अगर फिर से सीएम को आना है तो ओथ लेना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे नॉमिनेट करना पड़ेगा, फिर से इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे अभी झारखंड में हुआ है। झारखंड में हेमंत सोरेन को, वे तो एक सीएम है ही, और वो माइनिंग लीज यानी कि ऑफिस ऑफ प्रोविडेंस संभाल रहे थे। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यही कहना है कि जो है एक साथ सीएम प्लस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं संभाल सकते, यानी कि आप माइंस एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के हेड भी हैं और अपने आप को ही आप माइनिंग लीज दे रहे हैं 0.88 एकर्स का, जो कि इलीगल है। इसीलिए जो है झारखंड के सीएम को अभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि बोला गया कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाइए। लेकिन अभी देखना है कि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है कि झारखंड के सीएम अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, तो वो अभी आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। उसके बाद बात करें तो जो है 2002 में इनके फादर जो शिबू सोरेन है, उनको भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के हिसाब में ही गिल्टी पाया गया था। सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट की बात करें तो ये डायरेक्टली बोलता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए गवर्नमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा। तो ये सेक्शन 9 ऑफ द ROP एक्ट 1951, एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है और वो अपने आप को वहाँ पे हेड भी बताता है, तो या फिर वो गुड्स का भी सप्लाई करे किसी भी काम में जो कि सरकार से रिलेटेड हो, तो ये डायरेक्टली मना करता है कि नहीं, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सीएम भी नहीं बन सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मना करता है। तो अभी जो है टेक्निकली जो बात करें तो जो हेमंत सोरेन है वो फिर से ओथ लेके सीएम के पद में रह सकते हैं, लेकिन उनको फिर नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर ही उनको जो है फिर से री इलेक्ट होकर आना पड़ेगा बाय द प्रोसेस ऑफ बाई इलेक्शन। तो 6 मंथ्स के अंदर अगर अभी डिस्क्वालीफाई होते हैं तो 6 मंथ्स के अंदर इनको फिर से इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो हम लोग जो है पुलिस ने अभी स्टार्ट कर दिया है जांच पोस्को केस को लेके। किसके खिलाफ हुआ था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है पोस्को केस अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पोस्को केस हुआ था अभी जो है मुरगुड़ा मत्सेर शिवमूर्ति मुरगुड़ा सरानूर के ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसके ऊपर पोस्को एक्ट चल रहा है, लेकिन जो पोस्को एक्ट है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पोस्को एक्ट क्या बोलता है? पोस्को एक्ट 2012 यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये एक एक्ट है जिसमें कि एम किया जाता है चिल्ड्रेन की प्रोटेक्शन को लेके फ्रॉम द ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एब्यूजेज। अगर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एब्यूज होता है चिल्ड्रंस के ऊपर तो ये एक्ट काम पे आता है। 2019 में ही इस एक्ट पे कुछ अमेंडमेंट किए गए थे
और जो पनिशमेंट है फ्रॉम 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स कर दिया गया था। अगर 16 ईयर्स के नीचे के किसी चिल्ड्रन पर अगर सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो उसका जो सज़ा है वो 10 साल से बढ़ा के 20 साल कर दिया गया था, और जो है उसको आगे बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ तक की सज़ा को बढ़ाया गया था। और आगे हम लोग बात करते जो पोस्को एक्ट के अंदर चाइल्ड किसको बोला जाता है, यानी कि चाइल्ड कौन होता है पोस्को एक्ट के अंदर। लेकिन ये जो पोस्को एक्ट है डिफाइन करता है कि कोई पर्सन, एनी पर्सन, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एंड बॉयज़ का बात नहीं कर रहा, एनी पर्सन, यानी कि यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल की बात हो रही है। एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, कोई भी ऐसा इंसान जो कि 18 साल से नीचे है वो चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन कहलाएगा। या फिर वो बॉयज़ हो सकता है या फिर वो गर्ल्स, दोनों में से किसी को भी हो सकता है, या फिर कोई ट्रांसजेंडर हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल की बात की गई है। और बात करो जो कॉन्सिक्वेंटली अ चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर हु हैज़ बीन सेक्सुअली रॉन्ग्ड हैज़ एक्सेस टू द रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। और इस चिल्ड्रन के डेफिनेशन में उस चिल्ड्रन को रेमेडीज़ प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द पोस्को एक्ट। आगे हम लोग बात करें तो जो है पिन कोड को 50 साल हो गया है। पिन कोड का जो स्टैब्लिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था वो 15 अगस्त 1972 को किया गया था। तो इसी साल जो है 15 अगस्त 1972 को पिन कोड का जो है 50वां साल पूरा गया है। और इसमें हम बात करें तो जो है पिन कोड, किसी किसी कंट्री में इसको पोस्ट कोड, किसी किसी कंट्री में इसको जिप कोड भी बोला जाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एरिया को लोकेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पिन कोड यहाँ पे रांची का दिया हुआ है 834001, तो ये एक न्यूमेरिकल है जिससे कि पर्टिकुलर लोकेशन में इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाता है। ये एक यूनिक आइडिया था जो कि यूनिक आइडेंटिटी देता है सारा फिजिकल एड्रेसेस को। पहले तो पिन कोड का काफ़ी यूज़ हुआ था, लेकिन कुछ डिकेड्स में पिन कोड का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पार्सल एंड डिलीवरी देने में होता है। अभी जो बात करें जो है मशीन्स ने इनका जो पिन कोड और पोस्ट ऑफिस का जो है काफ़ी अच्छे से रिप्लेस, हालांकि रिप्लेस नहीं बोल सकते लेकिन कुछ हद तक तो रिप्लेस कर ही दिया है। ये पिन कोड या फिर पोस्ट ऑफिस को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं। न्यू चैलेंजेस हैव कम अप। पर्सनल मेल इज ऑलमोस्ट वैनिस्ड आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी इन द लास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि लास्ट 2 डिकेड्स में मोबाइल फ़ोन का जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो जो है मेल इंट्रोड्यूस हुआ और भी इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ, तो जो है पिन कोड को काफ़ी चैलेंज हुआ है, काफ़ी चैलेंज मिला है। उसके बाद बात करें तो जो है अभी पिन कोड या फिर पार्सल या फिर जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका जो यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी करने में, ई कॉमर्स का जैसे पार्सल्स वगैरह हो गया, अमेज़न फ्लिपकार्ट का डिलीवरी वगैरह हो गया, यही सब को डिलीवरी करने में पिन कोड या फिर पोस्ट ऑफिस का यूज़ होता है। और ये सब को भी अभी रिप्लेस करने के लिए जो कोरियर सर्विसेज हैं वो अभी काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। इसीलिए जो है दीज आर द सम चैलेंजेस ऑफ द पिन कोड्स एंड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। पिन कोड या पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पोस्ट ऑफिस इंट्रोड्यूस इन इंडिया। पोस्ट ऑफिस जो है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं 11 जुलाई 1854, 1 नवंबर 1858, 1 अक्टूबर 1854 या फिर 8 मार्च 1854। अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मैं इसका आंसर जो है वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो जो है आधार और वोटर आईडी को लिंक करने की बात की गई है, यानी कि कोई ब्लॉक लेवल का ऑफिसर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स को बोले हैं कि आप अपना वोटर आईडी और आधार दोनों लिंक करवा लीजिए। अगर आप दोनों वोटर आईडी या फिर आधार को लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका वोटर आईडी कैंसिल भी हो सकता है। ये जो है इलेक्शन कमीशन के कैंपेन के बाद ये आया। इलेक्शन कमीशन का कैंपेन था कि प्रमोट करना है वोटर आईडी और आधार के लिंक को, जो कि अगस्त 1 से स्टार्ट हो गया था। और अभी तक जो है 2.5 करोड़ आधार होल्डर्स जो है
सबमिट कर चुके हैं अपना डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के पास। क्या ये मैंडेटरी है या फिर जो है आधार और वोटर को सरकार क्यों लिंक करवाना चाहती है? तो जो है इलेक्शन कमीशन रेगुलर एक्सरसाइज करवाता है अपने जो है एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द वोटर बेस, यानी कि इलेक्शन कमीशन अपने वोटर बेस को हमेशा अपडेट करते रहता है। तो इसके लिए सारा कुछ सही है, कहीं पे भी दोबारा रजिस्टर ना हो जाए, यानी कि कोई भी इंसान दोबारा जाकर वोट ना दे पाए, कोई भी इलीगल वोटिंग ना हो। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आधार और वोटर आईडी को लिंक कर देना चाहिए। यानी कि अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर कौन होते हैं? माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस, तो वो क्या कर सकते हैं, कभी एक प्लेस में जाकर रजिस्टर करवा लिया और कभी नेक्स्ट प्लेस में जाकर रजिस्टर करवा लिया। तो ऐसे में दो जगह वोटिंग वो कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए प्लस कोई क्या करता है कि एक ही प्लेस में, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में दो बार अपना रजिस्टर करवा देता है। तो उसको भी रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि आधार और वोटर आईडी को लिंक कर दिया जाए, जिससे कि पता चले हाँ इसका आधार और इसका वोटर आईडी है, तो ये दो जगह रजिस्टर नहीं कर पाएगा। उसके बाद बात करें तो जो है क्या ये मैंडेटरी है? तो 2021 का जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें बोला गया है सेक्शन 23(4) के अंडर कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को अमेंड किया है। इट स्टेट्स दैट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, वो किसी पर्सन का आइडेंटिटी को जानने के लिए या फिर ऑथेंटिकेशन के लिए, इलेक्टोरल रोल का ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर किसी दो कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर कोई रजिस्टर कर रहा है या फिर सेम कॉन्स्टिट्यूंसी में दो बार रजिस्टर कर रहा है, तो ये सब जानने के लिए जो इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो मांग सकता है आधार कार्ड। तो ये 2021 का अमेंडमेंट था। तो इसके हिसाब से हाँ, जो इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो आधार कार्ड को बोल सकता है कि आप लिंक करवाइए। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो जो है फ्री वाइज को लेके है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन आया था 10 एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट, ये आया था 2013 के आसपास। तो वहाँ पे ऑन फ्राइडे, यानी कि अभी फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रेफ़र किया है 3 जज बेंच को एक रेफ़र किया है पिटिशंस वाइल्ड प्रोमिसेस को लेके। तो ये भी क्यों किया गया है? क्योंकि 2013 में जो ये जजमेंट आया था एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु जजमेंट, तो उसमें बोला गया था कि मेकिंग प्रोमिसेस इन इलेक्शन मैनिफेस्टोस डू नॉट अमाउंट टू ए करप्शन प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर आप इलेक्शन में प्रॉमिस करते हैं तो वो कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलता है सेक्शन 123 के अंडर। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को ये डर है कि अगर काफ़ी मात्रा में फ्री वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो जो है इट कुड लीड टू द डेंजरस इन द पब्लिक एक्सचेकर ड्राई, यानी कि पब्लिक एक्सचेकर क्या सरकारी खजाने को सूखा कर सकता है, यानी कि खाली कर सकता है, और जिससे कि बाकी सारे डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट का डर लगा हुआ, तो इसीलिए जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 2013 में आया था उसको देखा जा रहा है, रिफ़र किया जा रहा है। तो यही आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, नेक्स्ट आर्टिकल में जाने से पहले देख लेते हैं इलेक्शन फ्री वाइज क्या होता है। तो इलेक्शन फ्री वाइज कोई भी ऑफरिंग्स, कोई भी फ्री गिफ्ट्स वगैरह दिया जाता है आम आदमी को, तो उसको इलेक्शन फ्री वाइज बोला जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री राइड्स, लोन वेवर्स, अलाउंसेस, लैपटॉप एक्सेट्रा वगैरह दिया जाता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो जो है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स एक पाउडर बेस्ड कंपनी है, अभी भी इंडिया में सेल हो रहा है। इसमें बात करें तो जो है कंपनी बोला है कि ये जो है डिसकंटिन्यू कर देंगे 2023 तक ग्लोबली। जब तक बन रहा तब तक तो ये सेल होगा, लेकिन 2023 तक डिसकंटिन्यू हो जाएगी।
अभी तक जो है यूएस एंड कनाडा में ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं इसको डिसकंटिन्यू हुए हुए। तो जो इसमें जो है जॉनसन एंड जॉनसन टेल्क बेस्ड कंपनी है, इस पाउडर में क्या कंसर्न्स हैं। तो इस जो पाउडर में है एस्बेस्टोस नाम का केमिकल है, और कंपनी का डिसीजन है कि ये प्रोडक्शन स्टॉप्स करने तक जो है ये पाउडर सेल होगा। ये जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर है ये काउज करता है ओवराइन कैंसर, क्योंकि इसमें कंटामिनेटेड है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या होता है? एस्बेस्टोस एक ग्रुप ऑफ नेचुरल ऑकरिंग फाइब्रस मिनरल्स है जो कि हीट एंड कोरोजन को रेजिस्ट करता है, इसीलिए इसका यूज़ काफ़ी जगह होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल ब्रेक्स वगैरह, फायर प्रूफिंग मटेरियल्स वगैरह, इंसुलेशन वगैरह में यूज़ होता है और पाउडर वगैरह में भी यूज़ होता है। तो ये एस्बेस्टोस के कारण अभी इसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। अगर ये जो है टेल्क यानी कि जो पाउडर है वो एस्बेस्टोस के साथ अगर कंटामिनेटेड है तो ये हाईली कैरिनोजेनिक टेरोमेलाइट या फिर एंथोफिलाइट हो जाता है। आगे बात करते हैं, अभी जो फाइनल डिसीजन है वह अभी आना बाकी है फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्टर। लास्ट में लोग बात करें जो है आंसर, जो क्वेश्चन था पोस्ट ऑफिस कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, तो उसका सही आंसर है आंसर सी, दैट इज़ 1 अक्टूबर 1854 को, यानी कि काफ़ी पहले ही पोस्ट ऑफिस को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ब्रिटिश पीरियड के टाइम ही। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।